हेलो किड्स, आज हम शुरू करेंगे इस चैप्टर के साथ राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इंडिया पे अंग्रेजों का शासन ऑलमोस्ट 200 साल चला था। But there are certain questions we need to ask ourselves. क्या अंग्रेज सही में यहाँ पर पूरे इंडिया पे कब्जा करने आए थे? क्या ये इनका सबसे पहला इंटेंशन था? Is it कि the government itself from the Britain had ordered all of this for all of this to happen? एग्जैक्टली क्या हुआ था, किस चक्कर में आए थे, अगर पावर इतना सारा मिला भी तो किस तरीके से मिला, जो उनका पूरा जर्नी था, किस तरीके से सिर्फ ट्रेडर्स से रूलर्स बन गए वो, इस पूरी कहानी को इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे। यू नो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट हिस्ट्री? द बेस्ट पार्ट अबाउट हिस्ट्री इज कि आप इसको कहानी की तरह सुन सकते हैं। तो कोशिश करेंगे कि इस कहानी को अपने दिमाग में याद रखें और ना भूलें। तो राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया में सबसे पहले हमको ये समझना है कि इंडिया ही क्यों? इतना बड़ा दुनिया था, कहीं भी चले जाते, इंडिया में ही आकर के इतने साल डेरा बसाने की क्या जरूरत थी? तो पहली बात हमें ये समझना पड़ेगा कि इतने जो सारे लोग थे इंडिया की तरफ आकर्षित क्यों हो रहे थे। Why was India the center of attraction in that time? तो बेटा इंडिया में इंडियन स्पाइसेस, पूरे दुनिया में ऐसे स्पाइसेस नहीं मिलते थे जैसे हिंदुस्तान में मिलते थे। आज भी देख लीजिए, वन ऑफ द स्पाइसीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट फ्लेवरसम फूड, द क्विजीन दैट इज अवेलेबल आउट देयर इज इंडियन। तो इंडिया में खाना ही इतना बढ़िया बनता था, उस जमाने में भी इतने बढ़िया स्पाइसेस बनते थे। मसलिन को तो ऐसा कहा जाता था कि हवा से भी हल्का मसलिन अगर कहीं मिलेगा तो हिंदुस्तान में मिलेगा। सिल्क बहुत बढ़िया मिलता था, इंडिगो प्लांटेशन के लिए इंडियन फील्ड्स वो परफेक्ट। तो यू नो कई बार होता है ना, इफ यूर जैसे एक पूरा प्रोजेक्ट मान लो एक ग्रुप को मिला हुआ है करने के लिए, वो बच्चा जो सबसे ज्यादा काम करता है, जो सबसे अच्छा होता है, उसको यूजुअली काम भी सबसे ज्यादा मिलता है। इंडिया का भी यही हाल था। इंडिया वॉज गुड इन मेनी थिंग्स दैट द वर्ल्ड वांटेड एट दैट टाइम। तो इस वजह से दुनिया जहां के लोग हिंदुस्तान को ढूंढ रहे थे। अब आप कहेंगे मैम छुप के थोड़ी बैठा था कि ढूंढ रहे थे, तो समझो ढूंढ क्यों रहे थे। उस जमाने में बहुत सारे अलग अलग किंगडम्स हुआ करते थे। तो अगर मुझे किंगडम ए टू किंगडम जेड फॉर एग्जाम्पल ट्रैवल करना है, तो मुझे न जाने कितने किंगडम्स में से होकर के निकलना पड़ेगा। कहीं पर लूटपाट हो जाए, कोई राजा मुझे जाने ना दे, मेरा सामान जब्त कर ले, तो मैं क्या करूंगी? तो अगर मुझे सामान ए टू बी लेकर के ए टू जेड लेकर के जाना है, तो लैंड इज नॉट अ सूटेबल मेथड। तो कहाँ से जाए? हवाई जहाज का इजाद तो तब हुआ नहीं था। तो द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन वॉज कि हम लोग सी रूट से चले जाएं। अब सी रूट ढूंढने पड़ते हैं। अब जिस तरीके से जब पहली बार आपने अपने स्कूल तक का रास्ता देखा था, उसके बाद से आप खुद जाने लग गए, उसी तरीके से यहाँ पर भी एक बार सी रूट ढूंढना तो पड़ेगा ना। अच्छा, अब ऐसे काम आसान नहीं होते हैं। और हमारे यहाँ मेजर कहाँ से ट्रेडर्स आते थे? यूरोप से ट्रेडर्स आते थे। यूरोप में भी यूके और फ्रांस वाज द लीडिंग। यूके और फ्रांस में से सबसे ज्यादा लोग आया करते थे। बट टू बी ऑनेस्ट, इस जर्नी की शुरुआत ना तो यूके ने की थी ना फ्रांस ने की थी। शुरुआत करने वाला तो कोई और ही था। कौन था? पोर्चुगल। पोर्चुगीज जो थे उनको बहुत रुचि थी सी रूट्स में। उनके राजा बड़े सपोर्टिव भी थे, दे धनाधन पैसा खर्च करते थे, तुम्हें जितना पैसा चाहिए हम उतना पैसा दे देंगे, तुम खाली हमें सी रूट ढूंढ करके दो। तो इस तरीके के राजा हुआ करते थे पोर्चुगीज में। तो सबसे पहले बहुत सारे रास्ते सी रूट जो ढूंढे गए हैं वो पोर्चुगल किंग्स और उनके सेलर्स ने ढूंढे हैं। लेकिन फिर भी आप देखिए, आयरनी ये है कि एक समय पे लंदन, ब्रिटिश एम्पायर जो था, उसने 25% दुनिया पे कब्जा कर लिया था। But anyway, UK, France, Portuguese, these were the main people to have come to India in terms of imperialistic activities or trade activities. अच्छा, अब देखते हैं फसाद की जड़ आई कहाँ से मैम? हमारा छुपा हुआ जो देश था इनको मिला कैसे? तो शुरुआत हुई प्रिंस हेनरी से। पोर्चुगीज के राजा थे ये। इनको बहुत था कि भाई मुझे सी रूट्स ढूंढ करके दो, मुझे सी रूट्स ढूंढ करके दो। ऑब्सेस्ड हो गए थे ये। ऑब्सेस्ड होते होते उन्होंने कहा कि मेरी ट्रेजरी क्यों ना खत्म हो जाए, मुझे ये जो देश चाहिए वो मुझे ढूंढ करके दो। तो उन्होंने बड़े सारे सेलर्स को पकड़ा, बहुत सारा पैसा खर्च किया एंड फाइनली फाउंड द सी रूट टू मेनी डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज। उसमें से बार्थोलोमेव ऑफ डियाज एक थे जिन्होंने केप ऑफ गुड होप ढूंढा था, जो कहाँ है? साउथ अफ्रीका के टिप पर है। ठीक है, साउथ अफ्रीका के टिप पर है, याद रखेंगे।
क्रिस्टोफर कोलंबस साहब जो है हमारे डिस्कवर किया था इन्होंने वेस्ट इंडीज, और ये अपनी पूरी जिंदगी ये मान करके चले कि भाई मैंने तो इंडिया ही डिस्कवर कर लिया है। इनका ये भ्रम जो था बहुत समय बाद टूटा। इन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगी यही माना कि क्रिस्टोफर कोलंबस यानी मैंने इंडिया का रास्ता ढूंढ लिया, पर वो वेस्ट इंडीज चले गए थे। फिर इंडिया का रास्ता ढूंढा किसने? तो इंडिया का रास्ता ढूंढा एक पोर्चुगीज सेलर ने जिनका नाम था वास्को डा गामा। कब ढूंढा? तो 1498 एडी। सबसे पहले कहाँ आकर के उतरे? तो कैलिकट के तट पर आकर के उतरे और किंग जामोरिन ने उनका वेलकम किया। अच्छा, यहाँ तक तो सब ठीक था। इनफैक्ट इट्स ओनली गुड अगर ट्रेडर्स हमारी कंट्री में आए, क्योंकि ट्रेडर्स अपने साथ बिजनेस लेकर कर आते हैं एंड बिजनेस इज ऑलवेज गुड फॉर द कंट्रीज इकोनॉमी। बट व्हाट वाज गोइंग टू कम अहेड वाज अननोन टू मेनी ऑफ अस। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था आगे क्या होने वाला है। लेट्स सी ये जर्नी आगे कैसे प्रोसीड करी। अब देखो ऐसा है कि जब खानदान में से कोई एक आईआईटीएन बन जाता है तो सबके अरमान जाग जाते हैं कि मेरा भी बेटा आईआईटीएन बनेगा, मैं भी ये करूंगा। तो यहाँ पर भी ये हो रहा था। यूरोप से एक ऑलरेडी यहाँ पहुंच गए थे, पोर्चुगीज जो थे वो ऑलरेडी यहाँ पहुंच गए थे, बाकी के कैसे लोग पीछे रह जाते। धीरे धीरे करके सबने आना शुरू किया। बट टू बी ऑनेस्ट 100 साल तक तो पोर्चुगीज का ही कंट्रोल था, कोई कंपटीशन नहीं, एकदम रॉक कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं, हमारी बढ़ा रहे हैं, थोड़ा बहुत इधर गड़बड़ भी कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी, बट सब ठीक है, इतना कुछ चिंता वाली बात नहीं है अभी तक। पोर्चुगीज के कंट्रोल में क्या क्या था? दीव, दमन, गोवा, कोचिन, मलक्का, दीज वर द मेन टेरिटरीज जो कि इसके कंट्रोल में आ गई थी। पीछे 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 चलते हुए कौन आया? डच आए और डैनिश आए। डच होलैंड से, डैनिश डेनमार्क से। अभी तक भी हमारी क्वीन एलिजाबेथ ने अंग्रेजों को परमिशन नहीं दी है और हमारे ऊपर भगवान की कृपा जारी है। पर एक दिन पता नहीं कौन से देवता नाराज हो गए और क्वीन एलिजाबेथ को हुआ कि भाई सब लोग जा रहे हैं इंडिया, इतना पैसा कमा रहे हैं, हम कैसे पीछे रह जाएं। तो जो उनके यहाँ के ट्रेडर्स थे, क्वीन एलिजाबेथ ने उन्हें ईस्ट में आकर के ट्रेड करने की परमिशन दे दी। अब सबसे पहले कौन आया यहाँ पर? तो कैप्टन विलियम हॉकिंग्स जो हैं सबसे पहले सूरत में आकर के रुके। बड़ी कोशिश की, बड़े हाथ पैर मारे कि अपना ट्रेड, अपना बिजनेस जमा सके, लेकिन पोर्चुगीज तो वहां पर घर करके बैठे थे, किसी को नहीं आने दे रहे थे। बहुत मुश्किल हुई उन्हें, और टू बी ऑनेस्ट इन द इनिशियल मंथ्स ऑफ हिज ट्राइंग उनको कुछ हाथ नहीं लगा। उसके बाद कहीं जा करके हमारे जहांगीर साहब ने परमिशन दे दी ट्रेड करने की। उन्होंने अपना सबसे पहला ट्रेड सेंटर सूरत में ही 1613 में एस्टैब्लिश किया। अब देखो कितने समय बाद आए ये लोग। पोर्चुगीज कब के आ गए थे, ये देखो कब आए हैं। देखा, ये बाद में भी आकर के इतना उड़धम मचा करके चले गए, पहले आए होते तो सोचो क्या करते। उसके बाद सूरत, भरूच और अहमदाबाद में भी उन्होंने अपने ट्रेड सेंटर्स को एक्सपैंड किया। अब फ्रांस ने कहा सब चले गए हैं, मैं कैसे पीछे रह जाऊं। अच्छा, उस टाइम पे फ्रांस और ब्रिटेन का इतना ज्यादा बनता नहीं था, सामने कुछ नहीं होता ना कि दो लोग, दो रिश्तेदार, आपके घर में भी ऐसे दो रिश्तेदार होंगे जो पीठ पीछे तो इतनी बुराई करते होंगे एक दूसरे की कि पता नहीं सामने आते होंगे तो देखते भी नहीं होंगे एक दूसरे की तरफ। पर नहीं, जब सामने आते हैं तब उनसे मीठा तो कोई बोलता ही नहीं होगा, ऐसे बन जाते हैं। तो फ्रांस और ब्रिटेन का भी कुछ इसी तरीके का था। इतना ज्यादा फ्रंट पे झगड़े तो हैं पर इतना ज्यादा नहीं झगड़े हैं, लेकिन आमने सामने इतना ज्यादा कुछ नहीं करते थे। लेकिन अंदर तो है कि भाई ब्रिटेन आ गया है, मैं कैसे पीछे रह जाऊं। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पीछे पीछे आ जाती है इन द ईयर 1668। आकर के इनके ट्रेड सेंटर्स कहाँ सेटअप करती है? माहे, कराईकल, पुडुचेरी, चंद्रनगर एंड मछलीपट्टनम। तो ये जो सारी जगहें हैं, यूरोपियन जा रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। देखो अभी भी यहाँ पे थोड़ा बहुत गोलमाल तो कर रहे हैं वो, इन टर्म्स ऑफ पेइंग टैक्सेस इन दिस एंड दैट, लेकिन अभी भी इतना कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं हो रहा है। सब कुछ फिर भी ठीक ठाक चल रहा है, इकोनॉमी ठीक चल रही है, किसी के साथ कोई बहुत बड़ा नाइंसाफी नहीं हो रहा है अभी तक। अच्छा, अब देखो क्या हो रहा है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी हो रही है। ब्रिटेन आ गया अकेला, देख पोर्चुगीज अकेला खेल रहा था, मजे में था, कोई कंपटीशन नहीं, वही राजा। फिर ब्रिटेन आया, ब्रिटिशर्स आए और फिर फ्रांस भी आ गया। अब ये दोनों तो एक दूसरे के दुश्मन, ये तो एक दूसरे को देखना ही पसंद ना करें, और ये आपस में एक दूसरे के सबसे स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर्स थे। तो अब आगे क्या?
नाउ इन्होंने, देखो ये ट्रेड कंपनीज है, समझो ये राजा महाराजा नहीं है, इनके किंगडम्स नहीं है, ये सिर्फ ऐसी कंपनीज है जो ट्रेड करती है, जो बिजनेस करती है। और दो ऐसी कंपनीज जो ट्रेड कर रही है, बिजनेस कर रही है, 3 वॉर्स लड़ गई 1746 और 63 के बीच में। 3 वॉर, ऐसी कंपनी जो सिर्फ ट्रेड कर रही है, लड़ गई। तो आप इमेजिन करो बिजनेस कितना डर्टी हो गया होगा उस टाइम पे। इनको कॉमनली मैसूर वॉर्स भी कहा जाता है, और फ्रांस भैया हमारे बेचारे हार गए। अब इसके बाद थोड़ा सा देखो, वही होता है जब भी कोई वॉर आप जीतो हारो, चाहे बिजनेस के टर्म्स में हो, किंगडम्स के टर्म में हो, ट्रेड सेंटर्स हो, टेरिटरीज हो, हमेशा रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पर भी यही हुआ। पोर्चुगीज को क्या दिया गया? दीव, दमन और गोवा दे दिया। फ्रेंच के पास चंद्रनगर, माहे, कराईकल, पुडुचेरी, और डच को तो बोरिया बिस्तरा बांध के निकलना ही पड़ा। अच्छा, अभी तक भी अंग्रेज जो है पूरी तरीके से अपने आप को इंडिया में रूलर्स की तरह देख नहीं पाए हैं। फॉरगेट अबाउट देखना, वो सोच भी नहीं रहे अपने आप को रूलर्स की तरह। बट फिर ऐसा तो क्या हुआ कि वो पॉलिटिक्स में एंटर हो गए? व्हाट हैपेंड, व्हाट पुश्ड देम? उनको इतना तो कितना लालच कब और कैसे दिखा कि पॉलिटिक्स में उतर गए वो? इसके बारे में समझते हैं। So the changing point in the entire chemistry, in the entire history of Indian politics and its imperialistic rule was the Battle of Plassey. तो देखो हुआ क्या था, एग्जैक्टली रीजन क्या था, क्या हुआ क्या नहीं, ये समझते हैं। तो पहले क्या था, मर्केंटिलिज्म बहुत चलता था यूरोप में। व्हाट इज मर्केंटिलिज्म? आप यहाँ से कोई सामान बड़े सस्ते में खरीद रहे हो और उसको वहां जाकर के बहुत महंगे में बेच रहे हो। ठीक है, इंडिया से 50 रुपए में खरीदा, यूरोप जाकर 500 रुपए में बेच रहे हो। फुल प्रॉफिट बुकिंग। आप जितना प्रॉफिट बुकिंग सोच नहीं सकते, उतनी प्रॉफिट बुकिंग कर करके इन्होंने अपने पूरे एम्पायर खड़े कर दिए। तो ये चल रहा था वहां पर। और ट्रेड अब इतना ज्यादा रिस्की हो गया था बेटा कि लोग अपने साथ आर्म्स, आर्म्स यानी हाथ पैर ना, नहीं, आर्म्स यानी हथियार, हथियार वगैरह ले लेकर के चल रहे थे। हथियार है, सोल्जर्स लेकर के चल रहे हैं। ये अपने ट्रेड सेंटर्स को फोर्टिफाई करा रहे हैं। भाई राजा महाराजा अगर अपने किले के आसपास बड़ी बड़ी दीवारें बनवाए ये सोच करके कि कोई दूसरा राजा मुझे अटैक ना कर ले, समझ आता है। ये जो हमारे ट्रेडर्स हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, ये अपने ट्रेड सेंटर्स और घरों को फोर्टिफाई करा रहे हैं। अब जो हमारे राजा थे उनकी थोड़ी सी ईगो और थोड़ा सा इंस्टिंक्ट दोनों हर्ट हो गया। वो कहते भाई ये क्या चक्कर है, तुम राजा हो कहीं के जो ये सारी चीजें करने बैठे हो। तो अब थोड़ा सा राजा अनईजी होने लग गए थे। अब इसी बीच हुगली रिवर में 1657 में अंग्रेजों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री भी डाल दी। अब कंपनी के मन में लालच जागने लगा था। कंपनी वांटेड मोर एंड मोर एंड मोर। तो कंपनी ने सबसे पहले कंसेशन डिमांड किया। थोड़ा क्या करोगे, धीरे धीरे करके जहर दोगे ना, पूरी जहर की बोतल सामने रख दोगे, किसी को थोड़ी कोई पिएगा। धीरे धीरे करके उसके खाने में मिला करके जहर खिलाओगे तुम। तो सिमिलर थिंग वाज हैपनिंग हियर। गया और कहा कि देखो हमको थोड़ा सा कंसेशन दे दो ट्रेड में, ये कर दो वो कर दो, वैसे मीठी मीठी गोलियां पिला रहा है। फिर थोड़े बहुत और प्रिविलेजेस भी ले लिए मैनिपुलेट कर करके। अच्छा, मुगलों को ब्राइब करके जमींदारी के राइट्स भी ले लिए 3 गांव के। और असली लालच यहां से शुरू हुआ। अब जमींदारी राइट्स आने के बाद पैसा आएगा तुम्हारे पास रेगुलरली। इससे पहले तो वो अपने घर से गोल्ड लेकर के आते थे, यहाँ हमारे लोगों को देकर के सर्विसेज या जो भी रॉ मटेरियल है वो लेते थे। अब तो हमसे ही पैसे लेकर के हमको ही चीजें बना करके बेच रहे थे। हमसे ही पैसे लेंगे और फिर हम ही से चीजें खरीद लेंगे उन्हीं पैसों से। आप किसी को भी टैक्सेस देते हो तो इसलिए देते हो ताकि वो राजा या वो जो भी सरकार है आपके लिए काम करे। पर यहाँ पर जमींदारी राइट्स लेने के बाद उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था इनहेरिटली कि वो कुछ करे ना। वो राइट्स लेते थे, पैसे लेते थे, उन्हीं पैसों से हमसे सामान खरीद लेते थे। अच्छा, ये जो सारा लग्जूरियस लाइफ वो जी रहे थे, इसकी परमिशन इनको औरंगजेब महाराज ने दी थी। अब औरंगजेब महाराज हमारे चल बसे। अब जो बाकी के बंगाली नवाब थे उन्होंने कहा अंग्रेजों की तुम कहाँ के नवाब हो कि हम तुम्हें इस तरीके का प्रिविलेज दे। सबके लिए रूल्स एक जैसे होते हैं भाई, बाकी सब टैक्सेस पे कर रहे हैं, तुम्हें भी करना पड़ेगा। अब अंग्रेजों को लगा ये तो कैसे, अभी तक तो हम टैक्सेस पे कर नहीं रहे थे, अब कैसे कर दें। अच्छा, फिर राजाओं ने कहा कि सोल्जर्स वोल्जर्स लेकर के जाना बंद करो, फोर्टिफिकेशन करना बंद करो, तुम क्या यहाँ पर किंगडम खोल के बैठे हो जो ये सारे काम कर रहे हो। अब अंग्रेजों ने कहा कि अब तो हमारे खून के मुंह पे शेर के मुंह पे खून लग गया है, तो अब तो वो पीछे हटने नहीं वाले थे।
तो एक बैटल लड़ा गया ऑन द डेट 23 जून 1757, जिसको बैटल ऑफ प्लासी कहा जाता है। वही चीज थी, दोनों आर्ग्यूमेंट में फंसे हुए थे, ना राजा अपनी मान, ना राजा अपनी छोड़ने को तैयार थे, ना ये लोग अपनी। तो नथिंग वाज हैपनिंग, सारे नेगोशिएशंस फेल हो गए, बात करने की कोशिश हो रही है, ना कोई मान रहा है यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पर अंग्रेजों को पता था कि दिमाग से काम लेना है। अच्छा, अंग्रेज जीते ही इतने साल यहाँ पर इसलिए क्योंकि उन्होंने दिमाग से काम लिया। तो उन्होंने क्या किया, सिराजुद्दीन औला नाम के जो हमारे नवाब थे वो इनसे लड़ने गए थे। उनके जो कमांडर इन चीफ थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट अधिकारी थे, मीर जफर, अंग्रेजों ने मीर जफर के साथ हाथ मिला लिया। अच्छा, मीर जफर को लगता था सिराजुद्दीन औला ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, कि ये किसी ढंग का काम नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, आई विल टेक द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैं सबका कल्याण कर दूंगा। हमारे मीर जफर साहब को ऐसा लगता था। लेकिन अब राजा के खिलाफ बिना किसी पावर के तो गद्दारी कर नहीं सकते थे, सर कट जाता। अब अंग्रेजों ने आकर के कहा मीर जफर से कि भाई देखिए, हम आपको राजपाट दे देंगे पूरा, आप हमारी थोड़ी बहुत फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रख लीजिएगा, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस। मीर जफर साहब हमारे इनकी बातों में आ गए। इन्होंने सिराजुद्दीन औला को धोखा दे दिया और इस धोखे की वजह से ये बैटल आधे दिन में खत्म हो गया। ये अंग्रेजों की ना केवल पहली जीत थी बच्चों हिंदुस्तान में, लेकिन ये एक नए डर की शुरुआत थी। एक बाहर से आई हुई कंपनी ने यहाँ के नवाब को आधे दिन में हरा दिया। दिस वॉज ह्यूज। ये आगे जाकर के हिंदुस्तानियों के मन में और बाकी के राजाओं के मन में अंग्रेजों के खिलाफ डर पैदा करने का एक सबसे पहला बीज था। इसके बाद बैटल ऑफ बक्सर हुआ और इसके बाद वी ऑल विल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से धीरे धीरे करके इस रूल को और आगे और बड़ा बनाया गया। But this, my children, was the very first victory that the Britishers had, which in fact laid the roots of the British colonial rule that we had experienced for 200 years. आज यहीं तक रखेंगे बच्चों, इसके आगे we'll do in the next lecture. Thank you for joining.